के बाद उसने बहुत अच्छे से अपने घर को संभाल रखा था। रोशनी के पति मोहन का अपना एक ढाबा था जो बहुत अच्छा चल रहा था। रोशनी घर के काम के साथ-साथ अपने पति की ढाबे पर मदद भी करती थी। आइए आइए, सब मनोज के ढाबे पे आइए, क्योंकि हो गया है नाश्ते का वक्त। इंडियन थाली, साउथ इंडियन थाली, पंजाबी थाली, हर टाइप के पराठे की थाली। आइए आइए। अरे भाभी, आप चाहे कितने भी मिठाइयों के नाम लो, तो बस आपके हाथ के कड़ी चावल ही पसंद है। और आपके हाथ के कड़ी चावल की तुलना भला किसी थाली के साथ हो सकती है? हाँ हाँ, चलो रोशनी, तुम अपने हाथ से कड़ी चावल बना लो। तुम्हारे हाथ के कड़ी चावल ही सबसे फेमस है हमारे ढाबे पर। भाभी, आज ही मैं शहर से आया हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे आपके हाथ के जैसे कड़ी चावल कहीं नहीं मिले। अरे भैया, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो आपको ऐसी भाभी मिली है। जब से भाभी ने ढाबे पर कड़ी चावल बनाना चालू किया होगा, आपकी कमाई तो 4 गुना हो गई होगी। हाँ भाई, यह तो तुम ठीक ही बोल रहे हो। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे रोशनी जैसी पत्नी मिली। मोहन का ढाबा गांव में सबसे पुराना ढाबा था, लेकिन जब से उसकी पत्नी ने वहां पर कढ़ी चावल बनाना शुरू किया, तब से उसकी आमदनी पहले से ज्यादा होने लगी। अब रोशनी के कढ़ी चावल की वजह से कमाई रोजाना ही दुगनी हो गई थी। एक रोज एक जवान कटीले बदन की लड़की मोहन के ढाबे पे आती है। हेलो, क्या आप मुझे बताएंगे कि मेन्यू में क्या-क्या है आपके पास? अरे मैडम, है तो बहुत कुछ, लेकिन आपको कहाँ मेरे हाथ का भाता है। आप भी कड़ी चावल ही खा लीजिए। अरे मैं तो आपका नाम सुन के ही आई थी इस ढाबे पर। आप मुझे अपने हाथों का कुछ स्पेशल खाना खिलाइए। ये सुनकर मनोज उस लड़की को देखता ही रह गया और मन ही मन में काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उसने कढ़ी चावल की जगह उसके हाथों का खाना मांगा। मनोज जल्दी जल्दी पूजा के लिए पंजाबी थाली लगा देता है। अरे वाह मोहन जी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। मन करता है बनाने वाले की उंगलियां ही चाट जाऊं। वैसे कितने पैसे हुए मोहन साहब? अरे नहीं मैडम जी, वैसे भी बहुत टाइम के बाद किसी ने मेरे हाथ का खाना टेस्ट कर मेरी तारीफ की है, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। ये सुनकर पूजा मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। मोहन को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके खाने की किसी ने तारीफ की थी। अगले दिन अब पूजा रोज-रोज मोहन के ढाबे पे आने लग गई थी और मोहन को भी पूजा काफी अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वो कढ़ी चावल को तवज्जो ना देकर उसके हाथ के खाने को पसंद करती थी। मोहन जी, आज हमें क्या बनाकर खिला रहे हो? आइए मैडम जी, आप बोलो वही बन जाएगा। आप बस हुक्म करिए। ये सुनकर पूजा मुस्कुराने लगती है और मोहन उसके सामने साउथ इंडियन खाना बनाकर रख देता है। पूजा उस खाने को खाती है और तारीफ करने लगती है। अरे वाह मोहन जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपके हाथ में तो जादू है जादू। पता नहीं फिर भी लोग कढ़ी चावल क्यों खाते हैं। एक बार आपके हाथ का खाना खाकर तो देखे, आपको दिल दे बैठेंगे मेरी तरह। मोहन ये सुनकर खुश हो जाता है और वो मन ही मन पूजा को पसंद करने लगता है। पूजा ने मोहन का सारा झुकाव अपनी ओर कर लिया था और एक दिन, अब और कितने दिन मोहन, तुम्हारी इस रोशनी के कारण तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना कोई पसंद नहीं करता है। कोई पूछता भी नहीं है तुम्हारे खाने को। एक दिन इस रोशनी को निकाल दो और अपने नाम से फिर से कमाना स्टार्ट करो। हम और तुम मिलकर इस ढाबे को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। ठीक कहती हो। पूजा, जब से ये रोशनी आई है ढाबे पे अपने कड़ी चावल को लेकर, तब से मेरा खाना कोई पूछता ही नहीं है। आज ही मैं रोशनी से बात कर कर उसको घर से निकाल बाहर कर दूंगा।
रोशनी, बहुत हुआ। जब से तुम ये कड़ी चावल लेके आई हो, मेरे खाने को तो कोई पूछता ही नहीं है। मैंने अब तुमसे हमेशा के लिए अलग होने का फैसला किया है। पर्ची, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो आपकी मदद करनी ही चाही थी। मैंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है। कृपया करके मुझे समझ लीजिए। नहीं रोशनी, अब बहुत हुआ। तुम निकलो यहाँ से और मेरे घर से। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मोहन रोशनी को आधी रात घर से बाहर निकाल देता है। रात में रोशनी एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाती है। तभी वहाँ से मोंटी काम करके अपने घर को वापस जा रहा था। वो देखता है कि रोशनी आधी रात में पेड़ के नीचे बैठी है और उसे देख के वो उसके पास चला जाता है। भाभी, आप इतनी रात में इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? मोंटी, तुम्हारे भैया ने उस पूजा की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया है। वो बोलते हैं कि मैं उनका नाम डुबाकर अपना नाम उठाना चाहती हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे भाभी, आप रोती क्यों हो? आपका देवर जिंदा है और वैसे भी देवर तो बच्चे के समान होते हैं। आप ना मेरे घर में ही रहना और इस तरह से आप उस पूजा पर नजर भी रख पाओगे। रोशनी मोंटी के घर रहने लग जाती है। दिन भर वो अपने पति के बारे में ही सोचती थी और ये देखकर मोंटी बहुत उदास होता है कि उसकी भाभी कितनी परेशान है। तभी वो सोचता है, अरे भाभी, आप ऐसे घर पर बैठे रहोगी तो सारा दुख आपको घेर लेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपना काम स्टार्ट करें। और आपके हाथ में तो वैसे जादू है और गांव के सभी लोग तो आपके हाथ के कड़ी चावल खाने को तरस रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप मोहन भैया के ढाबे के सामने ही अपना कड़ी चावल का काम करिए। जब सभी ग्राहक आपकी तरफ आ जाएंगे तब एहसास होगा कि उन्होंने कितना बुरा किया है। पर मोंटी, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हारे घर पर रह के तुमसे और ज्यादा खर्चा नहीं कराना चाहती। भाभी, आपने एक ही चीज में पराया कर दिया ना मुझे। मैं आपका बेटा हूँ और एक बेटा अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है और आप मना भी नहीं करोगी। ये सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन मोंटी एक ठेले को लेकर आता है और उस पर प्लेट लगी होती है रोशनी के मशहूर कढ़ी चावल। और अब अगले ही दिन मोहन के ढाबे के सामने खड़ी थी रोशनी उसके कढ़ी चावल के ठेले के साथ। आइए आइए, आज भी पहले की तरह ही है टेस्टी और खाने में जबरदस्त रोशनी के कढ़ी चावल। अरे अरे देखो, रोशनी आ गई अपने कढ़ी चावल लेकर। अरे, कहाँ जा रहे हो आप सब? अरे इस गांव में और ढाबा था ही नहीं खाना खाने के लिए, इसलिए यहाँ आना पड़ता था। और देखो, अब रोशनी दीदी आ गई है। अब तो हम इन्हीं के पास जाकर ही कढ़ी चावल खाया करेंगे। अरे मैं भी तो कढ़ी चावल बनाती हूँ। अरे उसको कढ़ी चावल बोलती हो? आप एक बार रोशनी दीदी के हाथ का कढ़ी चावल खा के देखो, तब पता चलेगा असल में कढ़ी चावल किसे बोलते हैं। मैं तो जा रही हूँ कढ़ी चावल खाने, तुम सब भी चलो। मोहन के ढाबे के सारे ग्राहक उठकर रोशनी के कढ़ी चावल खाने निकल जाते हैं। पहले दिन से ही रोशनी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अरे रोशनी, इतने टाइम से कहाँ थी तुम? हमने तुम्हें बहुत मिस किया है, तेरे इन कढ़ी चावल को भी। और अच्छा किया तुम अपने दम पर खड़ी हो गई, कई औरतों को मिसाल मिलेगी। चल अब जल्दी से मुझे कढ़ी चावल खिला दे। ठीक है दीदी। वाह रोशनी, क्या कढ़ी चावल बनाती है तू। ये ले 80 रुपए। नहीं भाभी, 80 रुपए नहीं, 40 रुपए प्लेट है अब। क्या 40 रुपए? इतनी सस्ती? भाभी, ताकि सभी मेरे कढ़ी चावल खा सके। अब अगर मैं 80 रुपए प्लेट का भाव रखूंगी तो गरीब लोग जल्दी से खरीद नहीं पाते, इसीलिए मैंने अपनी प्लेट का दाम आधे रेट पे रखा है। वाह रोशनी, वाह, तूने ये बहुत अच्छा काम किया है। पूजा और मोहन दूर से खड़े हुए देख रहे थे।
कि सारे ग्राहक कढ़ी चावल के लिए भीड़ लगाकर खड़े हैं और उनके ढाबे पर कोई भी नहीं आ रहा है। देख रहे हो ना मोहन, कैसे रोशनी हमारे ढाबे को बंद करने के चक्कर में तुली है। हाँ, देख रहा हूँ पूजा, देख रहा हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैंने रोशनी के साथ गलत किया है, लेकिन अब लगता है कि मैंने जो किया सही किया है। लेकिन अब अपने होटल में तो कोई आ ही नहीं रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कैसे चलेगा अब अपना होटल। अरे तुम टेंशन ना लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। हाँ हाँ पूजा, बोलो क्या चाहिए तुमको। मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे। अरे यह भी कोई बोलने वाली बात है। ये सारे पैसे तो तुम्हारे ही है। तुम्हें जितने मर्जी चाहिए वो ले सकती हो। लो गुल्लक की चाबी। गुल्लक की चाबी देखकर पूजा बहुत खुश हो जाती है और वो गुल्लक में से 10,000 निकाल लेती है। पूजा सिर्फ मोहन के पास उसके पैसे के लिए ही रुकी हुई थी। वो बहुत ही चालाक और चतुर थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी आमदनी कम हो जाती है। ये रोशनी आ गई है तो मेरे गले में पैसे ही नहीं रहते हैं। अब कहाँ से मैं अपना शॉपिंग वगैरह करूंगी। तभी उसे एक आइडिया। वो चुपके से रोशनी के ठेले पे जाती है और उसके चावल में कॉकरोच डाल देती है। रोशनी उसी चावल को ग्राहकों को देती है। आ! कॉकरोच! मेरे चावल में कॉकरोच निकला है। जैसे ही पूजा ग्राहक की आवाज सुनती है, मुस्कुराती हुई रोशनी के ठेले की ओर निकल पड़ती है। पूजा, हे भगवान, कमाई करने के लिए तो इतनी गिर गई। छी 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 छी। आज शकुंतला को कुछ हो जाता फिर। मुझे पता है तो जरूर ऐसे ही बिना देखे खाना बनाती होगी। आज चावलों में कॉकरोच निकला है और छिपकली निकल आएगी। नहीं नहीं पूजा बहन, रोशनी दीदी ऐसी नहीं है। आज तक उनके खाने में कभी कंकड़ तक नहीं निकला है। वैसे भी घर में कॉकरोच बहुत हो जाते हैं और कभी-कभी ध्यान नहीं होता। हाँ, ठीक बोल रही हो। कोई बात नहीं रोशनी बहन, हो जाता है। आगे से ध्यान रखना। मुझे मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत ध्यान से खाना बनाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे हो गया। मैं फिर से खाना बनाकर लाती हूँ। ये सुनकर पूजा का मुंह छोटा सा हो जाता है और वो जैसा सोच रही थी वैसा कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन पूजा सज धज कर अपने ढाबे के बाहर जोर जोर से आवाज लगा रही थी। आओ आओ, हमारे ढाबे का सबसे टेस्टी खाना खाओ। आओ आओ, जल्दी से आओ, सुबह का नाश्ता खाओ, वो भी सस्ते दामों में। पूजा की तरफ कुछ आदमी आते हैं, जिनमें से एक आदमी ने भारी भारी सोने की चेन पहन रखी थी। उस सोने की चेन को देखकर पूजा के मन में लालच आ जाता है। उस आदमी को पूजा बहुत पसंद आती है। बोलिए साहब, आपको ये नाचीज क्या खिलाए अपने ढाबे पर? फिलहाल भूख तो लगी है, लेकिन तुम तो इतनी खूबसूरत हो और इस ढाबे पर काम कर रही हो। तुम्हारी जगह तो महलों में है। पूजा सोचती है और वो मन ही मन में बोलती है कि यही मौका है इस मनोज से पीछा छुड़ाने का। क्या करूं साहब, ये मनोज मुझे शहर से लाया था। बोला था ये मुझे 40,000 दिया करेगा महीने का, लेकिन अब ये मुझे पैसे देने से इनकार कर रहा है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत। कहाँ है मालिक इस ढाबे का? तभी वहां पर मोहन आ जाता है और मोहन इन बातों से अनजान था कि पूजा इन आदमियों से झूठ बोल रही है। क्या हुआ साहब? इसको पगार क्यों नहीं देते हो तुम? कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? मैं इसको पगार क्यों दूंगा? और आप ज्यादा होशियार मत बने। खाना खाने आए हो आप यहाँ पर, चुपचाप खाना खाइए और चले जाइए। ये बोलकर वहां से मोहन चला जाता है। देखा साहब, ये मुझ पर ऐसे ही जुल्म करता है। ओ मेरी कलाई। अरे क्या हुआ पूजा, दिखाओ तो सही। वो आदमी पूजा की कलाई देखने लग जाता है और तभी वहां पर मनोज आ जाता है। ये सब क्या चल रहा है पूजा? एक थप्पड़ पड़ेगा ना तब समझ में आ जाएगा। अंदर जाओ अभी के अभी। मुझे बचाइए साहब, ये कमीना मुझे बहुत मारेगा। ऐसे कैसे मारेगा ये तुमको? मैं हूं ना, चलो मेरे साथ।
पूजा उस अमीर आदमी के साथ चली जाती है और वहां उस आदमी के 4 गुंडे मोहन को घेर लेते हैं। तभी वहां पर रोशनी आ जाती है। अबे 2 कौड़ी की चूजे, तू मेरे पति को उठाएगा? तेरी इतनी हिम्मत! गांव में एक आवाज मारी ना, पूरे गांव वाले तुम्हारी चमड़ी उतार देंगे, समझे? ये सुनकर गुंडे वहां से भाग जाते हैं और पीछे खड़ा हुआ मोहन ये सब चीजें देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू थे कि उसने रोशनी के साथ क्या किया था, और फिर भी रोशनी आज उसके साथ खड़ी हुई थी। रोशनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम फिर से मेरे घर में आ जाओ। नहीं जी, मुझे माफ करिए, मैं अपना नाम खुद कमाना चाहती हूँ। इतना बोलकर रोशनी वहां से चली जाती है और वहां खड़ा खड़ा मोहन रोता रह जाता है। अब कुछ समय बाद रोशनी का ढाबा बहुत फेमस हो जाता है और हर गांव में उसकी कढ़ी चावल की तारीफ होती थी। 1 साल बाद रोशनी ने अपना एक बड़ा सा होटल खोल लिया था, कढ़ी चावल का, और इधर मोहन का ढाबा एकदम बंद हो गया। चंपा गांव में सर्वोदय नाम का एक विद्यालय था। उस विद्यालय में सुशीला नाम की एक टीचर बच्चों को पढ़ाया करती थी, जिसका पति उस गांव का सरपंच था। सुशीला को इस बात का बहुत घमंड था और वो स्कूल में सभी बच्चों को बहुत मारा करती थी और उनसे बहुत काम भी कराया करती थी। उसी स्कूल में पूनम नाम की एक विद्यार्थी थी। पूनम से सुशीला को बहुत ज्यादा चिढ़ थी और उसको वो बहुत मारा करती थी। अपना हाथ आगे करो। पर मैडम, एक ही तो प्रश्न गलत है, बाकी सब तो मैंने सही किए हैं। तो क्या हुआ, फिर भी तुम्हें मार खानी पड़ेगी। पूनम ने हाथ आगे किया और सुशीला उसे डंडे मारने लगी। मैडम, तेज लग रही है मैडम। बहुत तेज लग रही है? अगर पढ़ाई नहीं करोगी तो मेरे क्लास में यही हाल होगा। हाथ आगे करो। सुशीला पूनम को डंडे बहुत तेज तेज मारती है। मैडम बस छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मैडम। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। अगर मार नहीं खाना चाहती तो आज तुझको मेरे लिए पूरे दिन नौकर बनकर रहना पड़ेगा। ठीक है मैडम, ठीक है। पूनम एक दिन के लिए सुशीला के घर नौकर बन गई। चल मेरे पैर दबा। पूनम सुशीला के पैर दबाने लग जाती है। अगर तूने ये बात बाहर बताई या अपने घर पर कि मैंने तुझसे पैर दबाए तो पता है ना मैं किसकी पत्नी हूँ। तुझे स्कूल से बाहर निकाल दूंगी। नहीं मैडम जी नहीं, मैं किसी से ये बात नहीं कहूँगी। पूनम मैडम के पैर दबाती रहती है। चल हट, साइड हो, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है मैडम। सुशीला बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाथरूम से सुशीला के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर पूनम बाथरूम के अंदर जाती है और वो देखती है कि सुशीला मैडम बेहोश पड़ी है और उनके ऊपर एक छिपकली है। पूनम जल्दी से छिपकली को भगाती है और मैडम के मुंह पर पानी का छिड़काव करती है। सुशीला तभी होश में आ जाती है और वो जल्दी से उठ जाती है। क्या हुआ मैडम, बेहोश हो गई थी? आप छिपकली से डरती हो क्या? सुशीला मैडम दुविधा में पड़ गई। सोचने लगी कि इसको पता चल गया कि मुझे छिपकली से डर लगता है तो सब मेरा मजाक उड़ाया करेंगे। नहीं, मैं क्यों छिपकली से डरने लगी? मेरा तो पैर फिसल गया था और मैं गिर गई, इसीलिए बेहोश हो गई थी। ये बोलकर सुशीला बाथरूम से बाहर निकल जाती है। लेकिन पूनम ये समझ चुकी थी कि मैडम को छिपकली से बहुत डर लगता है। इसका मतलब कि सुशीला मैडम छिपकली से डरती है। अगले दिन सुशीला मैडम फिर अपने किसी स्टूडेंट को मारने लगी। हर रोज ये सब सहते सहते सभी बच्चे परेशान हो गए। यह सुशीला मैडम तो किसी की बात नहीं सुनती है और हमको मारती रहती है। जब देखो मेरे हाथों से तो काम भी नहीं होता है। रोज इतनी पिटाई करती है कि हाथों में छाले पड़ चुके हैं। मैं तो अपने माता पिता को आज शिकायत करूंगी। नहीं, ये गलती तुम बिल्कुल मत करना। तुमको पता तो है सुशीला मैडम किसकी वाइफ है? हाँ,
तो क्या अब हम ये सहते रहे? नहीं, अब हम सहन नहीं करेंगे। मुझे एक तरकीब मिली है सुशीला मैडम को सबक सिखाने की। बता, हमको भी बता। हाँ, मैं बताती हूँ। तुम्हें पता है, एक दिन जब मैं रुकी थी तब मैम बेहोश हो गई थी छिपकली को देखकर। मैम को छिपकली से बहुत डर लगता है। मैं प्लास्टिक की बहुत सारी छिपकलियाँ ले आती हूँ और हम सब एक एक छिपकली अपने पास रखेंगे। जब भी मैडम हमें मारने को आया करेंगी तब हम उनके हाथ पर प्लास्टिक की छिपकली फेंक दिया करेंगे, जिससे वो डर जाया करेगी और हमको मारा नहीं करेगी। पूनम अगले ही दिन प्लास्टिक की बहुत सारी छिपकलियाँ ले आती है और सभी बच्चों में बांट देती है। थोड़ी देर बाद सुशीला मैडम भी क्लास में आ जाती है। आज सभी ने होमवर्क तो किया है ना? हाँ मैडम। फिर भी मैं किसी ना किसी के होमवर्क में नुक्स निकाल दूंगी और फिर उनको मारूंगी। आज सुशीला मैडम को क्या पता था कि सारे बच्चे अपनी अपनी प्लानिंग पहले से कर बैठे हैं। सुशीला एक बच्चे के काम में नुक्स निकाल देती है और उसे मारने के लिए सुशीला जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही वो बच्चा मैडम के हाथ पर छिपकली गिरा देता है। छिपकली को देखकर मैडम डरकर भाग जाती है। छिपकली, ओह छिपकली, बचाओ छिपकली। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब ये रोज होने लगा था। जब भी सुशीला मैडम किसी बच्चे को मारने जाती वो छिपकली उसके हाथ में गिरा देते और उस छिपकली को देखकर सुशीला मैडम भागकर क्लास से बाहर चली जाती। हमारे स्कूल में आजकल कुछ ज्यादा ही छिपकलियां हो गई है। सुशीला ने इंसेक्ट कंट्रोल वालों को बुलाकर पूरे स्कूल में स्प्रे मरवा दिया, जिससे सारी छिपकलियां मर गई। सुशीला क्लास की तरफ आ ही रही थी। पूनम ने क्लास में अपनी एक दोस्त से बोला, सुशीला मैडम को क्या पता है कि हमारे पास असली छिपकली नहीं, प्लास्टिक की छिपकली है। ये बात सुशीला सुन लेती है। अच्छा, तो ये कारनामा तुम्हारा था पूनम, आज तुम्हारी खैर नहीं। वो पूनम को एक अंधेरे क्लास में ले जाती है। मैडम प्लीज मुझे यहाँ न छोड़िए, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, तू आज इस क्लास में पूरे दिन बंद रहेगी। ये बोलकर सुशीला वहाँ से चली जाती है और पूनम डर से उस कमरे में कांपने लगती है। तभी एक छिपकली वहाँ आती है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। पूनम इधर उधर देखती है। तभी वो देखती है कि दीवार पर एक छिपकली है। अरे ये तो एक छिपकली है, पर ये बोल कैसे रही है? मैं एक जादुई छिपकली हूँ और मैं तुम्हारी मैडम से बदला लेने आई हूँ। इसी की वजह से मेरा पूरा परिवार मौत के घाट उतर चुका है। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी जिससे तुम छिपकली के रूप में बदल जाओगी और जब वो मारने आएगी तब तुम अपने छिपकली के रूप में आकर उसे डरा देना। पूनम छिपकली की बात मान लेती है और वो छिपकली के साथ उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। छिपकली पूनम को अपनी शक्ति देती है। थोड़ी देर में सुशीला मैडम आ जाती है और जैसे ही वो पूनम को मारने के लिए आगे बढ़ती है वैसे ही पूनम अपनी छिपकली के रूप में आ जाती है और वो बहुत बड़ी छिपकली के रूप में बदल जाती है। सुशीला ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उस दिन से लेकर आज तक सुशीला ने स्कूल के अंदर कदम नहीं रखा। अब सभी बच्चे आराम से पढ़ रहे थे और अब पूनम और छिपकली दोनों दोस्त बन गए थे। जब भी कोई टीचर किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा तंग करती थी तब पूनम उस टीचर को छिपकली बन